अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा यूट्यूब चैनल अहमद दवाखाना ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि बीमारियों के हिसाब से वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अहमद खान नियाज़ी। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टोमक के अल्सर के हवाले से कि स्टोमक अल्सर होता क्या है, ये आपके मैदे के अंदर बनता क्यों है, या कैसे बनता है, और इसी के हवाले से 4 किस्म की रेमेडीज आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जिनको अगर आप घर पे खुद से बना लेते हैं तो आपको किसी प्रैक्टिशनर डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। आप खुद से अपने स्टोमक के अल्सर को डील कर सकती हैं। और इसमें वजूहात तो ऑटोमेटिकली हम ज़रूर जानेंगे कि आपका लाइफस्टाइल क्या है और आप कैसा डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं जिसकी वजह से आप अल्सर के जो है मरीज बन रहे हैं। तो अब देख लेते हैं कि स्टोमक के अंदर अल्सर बनता क्यों है या कैसे बनता है। अल्लाह ने हमारे स्टोमक के अंदर एक निज़ाम रखा हुआ है कि जब आप टेबल पे खाना आपके सामने आता है तो आपका आई कांटेक्ट बनता है खाने के साथ, उसके नतीजे में एक पैगाम जाता है ब्रेन को, हमारे दिमाग के पास एक पैगाम सा पहुंचता है कि किस किस्म का खाना उसके आंखों के सामने पड़ा हुआ है। फिर जब आप पहला लुकमा डालते हैं मुंह के अंदर तो उसके नतीजे में भी एक पैगाम जो है ब्रेन को जाता है। जब ये पैगामात ब्रेन को जाते हैं तो अल्लाह की एक हिकमत है कि हमारे स्टोमक के अंदर ऑटोमेटिकली उसी किस्म के खाने को हजम करने के लिए तेजाब से एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है, तेजाब से बनना मैदे के अंदर स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो तेजाब है ये उस खाने को हजम करने के लिए इनफ होता है, काफ़ी होता है। अब हम अल्लाह की एक और हिकमत देखें कि यही तेजाब हमारी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होता है, लेकिन यही तेजाब हमारे मैदे के अंदर मौजूद होता है, वो हमारे मैदे की दीवारों को डैमेज नहीं करता। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने मैदे की दीवारों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव सी लेयर सी रखी होती है जो कि उस दीवार को तेजाब के बुरे असरात से बचाती है। लेकिन जब आपको ऐसा खाना खाते हैं जो कि गैर ज़रूरी होता है या जिसके नतीजे में आपका जो चटपटी चीज़ें या तली हुई चीज़ें या मिर्च मसाला तेज़ वाली चीज़ें आपके मैदे के अंदर जाती हैं तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि मैदे को पैगाम की सूरत में जो तेजाब एक्सक्रीट करने की मिकदार होगी वो ज़्यादा होगी, यानी कि ज़्यादा मिकदार में आपके मैदे के अंदर जो तेजाब है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये निकलेगा कि मिकदार ज़्यादा होने की वजह से जो प्रोटेक्टिव लेयर है मैदे की दीवारों के ऊपर वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी, वो वहाँ से हटना शुरू हो जाएगी, और जो आपका तेजाब है ये डायरेक्टली मैदे की दीवारों के साथ इंटरेक्ट करेगा। उसके नतीजे में मैदे की दीवारों के अंदर एक ज़ख्म सा बनना स्टार्ट हो जाता है जिसको हम मैदे का अल्सर कहते हैं। तो अगर आप ये पूरी स्टोरी के बाद इतना तो जज ज़रूर कर लेंगे कि चटपटी चीज़ें, फास्ट फूड वाली चीज़ें और तली हुई चीज़ें हमारे मैदे के लिए कितनी नुकसानदेह, और यही चीज़ लीड करती हैं स्टोमक के अल्सर की तरफ। तो इस चीज़ से परहेज़ करके हम काफ़ी हद तक अपने मैदे को ठीक भी रख सकते हैं और इसके अल्सर से भी बच। बेसिकली मैदे के जो अल्सर है ये 2 टाइप्स का होता है। एक तो मैदे का अल्सर होता है जो मैदे के अंदर जख्म की सूरत में जनरेट होता है, और एक अल्सर होता है छोटी आंत का। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका जो अल्सर है, ये जो तकलीफ आप जिससे गुजर रहे हैं वो मैदे के अल्सर की वजह से है या छोटी आंत के अल्सर की वजह से? तो इसके अंदर आप इस तरह जज कर सकते हैं कि जब आप खुराक को मैदे के अंदर डालते हैं, खाते हैं खाना, तो उसके फौरन बाद अगर आपको पेट के अंदर दर्द सा महसूस होना शुरू हो गया या बर्निंग से या जलन से फील होना स्टार्ट होगी तो मीन टू से कि आप मैदे के अल्सर का शिकार है। अगर खुराक डालने के बाद कुछ टाइम गुजर जाता है, यानी कि 5-10 मिनट बाद आपको महसूस ऐसा ऐसा होना स्टार्ट होता है कि आपके मैदे के निचले पार्ट की तरफ जो है जलन से स्टार्ट हो गई है, तो ये फिर छोटी आंत का अल्सर होता है। तो इन दोनों की ट्रीटमेंट तो ऑलमोस्ट एक ही जैसा है। अब इसमें मजीद एक चीज़ देख लेते हैं कि जब आप मैदे के अल्सर का शिकार होते हैं तो आप खाने पीने से खौफजदा हो जाते हैं, बिकॉज आपको पता है कि जैसे कुछ खाएंगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि वो डायरेक्टली हमारे जो है जलन स्टार्ट हो जाएगी, तो आपका वजन भी कम होना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज आपकी इनटेक मिकदार जो खुराक की है वो कम हो जाती है, उससे आपका वजन गिरना शुरू हो जाता है। अब छोटी आंत का जो अल्सर है इसमें समटाइम्स कुछ ऑपोजिट काम होता है कि जैसे ही आप खाना खाते हैं तो उसमें आपको हल्का सा रिलीफ सा फील होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपके खाने की इंटेक बढ़ जाती है या नॉर्मल रूटीन में रहती है, और उसका नतीजा ये निकलेगा कि आपका जो वजन है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें कुछ और भी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से आपको मैदे का अल्सर हो सकता है, सिर्फ खुराक इसके लिए काफ़ी नहीं है। एच पॉलेरिया एक बीमारी है, एक ऐसा एलिमेंट है आपके मैदे के अंदर जिसकी वजह से आप जो है मैदे का अल्सर का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं लाइक
दांतों का दर्द है, आप उसके लिए जो मेडिसिन खाते हैं, लाइक आपके असाबी दर्दों का आपको शिकार हैं, या आपके जोड़ों के अंदर दर्द रहता है और इसके नतीजे के अंदर जो आप मेडिसिन खाते हैं तो उसका भी एक रिजल्ट ये निकलता है कि आपके ये दवाइयाँ होती हैं, बेसिकली ये मेडिसिन होती हैं गर्म मिजाज की, तो ये आपके मैदे के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। आर्जी तौर पे तो ये आपके पेन किलर के तौर पे काम करती हैं और आपके जिस्म का जो दर्द वाला पार्ट है उसको रिलीफ देती हैं, लेकिन बाद में ये आपके मैदे के अंदर वही गर्म मिजाज खाने की तरह बिहेव करती हैं, जैसे कि आप चटपटा खाना करते हैं उसका जो हमने देखे नतीजा निकलता है, और यही नतीजा इन गर्म मिजाज मेडिसिन को खाने से भी निकलता है। तो अगर आपने बायस मजबूरी ये खानी भी है तो पहले अपने प्रैक्टिशनर से जरूर डिस्कस कर लें। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है निकोटीन का इस्तेमाल। आप इसको सिगरेट के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी अल्सर वाले पेशेंट के लिए सिगरेट बहुत नुकसानदेह है, बहुत ज्यादा उसको डैमेज करती है, और अगर आप इसको कॉफी या टी की शक्ल में इस्तेमाल करें तो देन भी ये इक्वली आपके मैदे के लिए हार्मफुल है। स्पेशली नॉर्मल मैदा है तो इससे परहेज करें, और अगर आप जो है इसकी मिकदार कम खाएं या कम पिएं, अगर आप स्टोमक के अल्सर का शिकार हैं तो देन तो बिल्कुल इनसे 0% आपको रिलीफ है कि आप इसको इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल इन चीज़ों से परहेज करें, देन ही आप जो है लाइफ के अंदर कामयाब रह सकते हैं। अब आ जाते हैं कि आप ऐसा क्या डाइट प्लान फॉलो करें कि मैदे के अल्सर को आप खुद से शिकस्त दे सकते हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नॉन सिट्रस चीज़ों का इस्तेमाल, जैसे कि माल्टे वगैरह से आपने परहेज करना है। आप सेब खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, नाशपाती वगैरह खा सकते हैं। तो इस तरह की डाइट प्लान आप फॉलो करके फल फ्रूट में आप अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं। इसके अलावा आप फिश का किसी हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो है अंडे वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि ये भी गर्म मिजाज चीज़ें हैं लेकिन इनका इस्तेमाल किसी हद तक आप कर सकते हैं। इसके अलावा चावल वगैरह खाना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब आ जाते हैं रेमेडी की तरफ। बेहतरीन से रेमेडी बता रहा हूँ, योगर्ट का इस्तेमाल। अगर आप मैदे के अल्सर का शिकार हैं तो आपके लिए दही बहुत फायदेमंद है। दही के अंदर एक क्वालिटी पाई जाती है कि ये आपके मैदे के अंदर गुड बैक्टीरिया के मिकदार को बढ़ाती है। इसके अंदर प्रोबायोटिक एक क्वालिटी होती है जो कि आपकी बॉडी के एबिलिटी को बढ़ाती है कि वो हार्मफुल बैक्टीरिया से लड़ सके। तो इस तरह ऑटोमेटिकली आपका हाजमा भी तेज होता है और आपके मैदे के अल्सर के दौरान दही जो है वो आपके लिए फायदेमंद होती है। इसके बाद आ जाता है दूध का इस्तेमाल, यानी कि अगर आप दूध पीने के हैबिचुअल हैं और मैदे का अल्सर का शिकार हैं तो देन तो ये बहुत ही फायदेमंद है आपके लिए। अगर आपको किसी और बीमारी की वजह से दूध से परहेज नहीं कहा गया तो आप दूध का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, दिन में 3 से 4 बार लाजमी करें अगर आप मैदे के अल्सर का शिकार है। एक तो आपकी खुराक की मिकदार जो है वो पूरी होती है, दूसरा दूध जो है वो ठंडा होना चाहिए, और एक चीज़ का ख्याल करें कि इसमें आप कच्चा दूध जितना इस्तेमाल करेंगे वो ज़्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए। इसकी बजाय कि आप कड़ा हुआ दूध हुआ दूध इस्तेमाल करें। आपने रूम टेम्परेचर वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठंडा दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोशिश करें कि कच्चा दूध इस्तेमाल करें। ये आपके लिए स्टोमक के अल्सर के अगर आप शिकार हैं तो बहुत फायदेमंद चीज़ है। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे पहले डिस्कस किया है कि आपने एक मैदे के अंदर चटपटी चीज़ें नहीं खानी अगर आपको इसका शिकार है, और दूसरा आपने अपने स्टोमक को खाली नहीं रखना। आप बेशक आपके ज़हन पे खौफ सा स्टार्ट हो जाता है कि जैसे ही आप कुछ खाएंगे और आपके मैदे के अंदर बर्निंग से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आप बेशक अचानक से सारा कुछ ना खाएं, इकट्ठा ना खाएं। आप थोड़ी थोड़ी मिकदार लेते रहे, दिन पूरा थोड़ा थोड़ा खाते रहे, ताकि आपका मैदा जो है मुकम्मल तौर पर खाली ना रहे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपने अपने मैदे के अंदर कॉन्स्टिपेशन को नहीं होने देना। आपकी कब्ज अगर होगी, आपने ऐसी मेडिसिन जरूर खानी है कि जिससे आपके मैदे के अंदर कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज ना बने। जब आपके मैदे के अंदर कब्ज वगैरह बनती है तो ये आपके लिए इक्वली हार्मफुल है, बिकॉज कब्ज नहीं होगी तो मैदे के अल्सर को डील करना ज़्यादा आसान होगा और आप ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे। जो एहतियातें बताई हैं इनको फॉलो करें, अल्लाह ने चाहा तो आपको बहुत बेहतर और बहुत जल्द जो है इस बीमारी से रिलीफ मिलेगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोशिश होती है अच्छी से अच्छी रेमेडीज़ आपके लिए लेके आएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।